तो स्वागत है आपका सीटेट जुलाई 2024 सीडीपी क्लास 1 में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपने अब तक कितनी तैयारी की है सीडीपी की। चेक करते हैं, आज आपका टेस्ट लेते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू। आप नोट भी कर सकते हो क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर एक बच्चे के पास पहलू हैं और उसके साथ विशेषताएं दी गई हैं, जहाँ पर हमें करेक्टरिस्टिक्स बताना है। जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल, फिजिकल है, उसको हमने मैच करना है यहाँ पर जो दिए गए हैं करेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे के विकास के पहलू और उसकी विशेषताएं इस प्रकार दी गई हैं, इसे मैच करते हैं, कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर समझते हैं पहला जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है। देखो, जब बच्चा किसी चर्चा में भाग लेता है, डिसीज़न में करता है, वहाँ पर वो बोलता है तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर हम ए के साथ 4 को कर देंगे। यहाँ पर ए के साथ 4 कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर देखो, ये बात नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसीलिए। लेकिन बात यह है कि समझना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप रट्टा नहीं लगाते, बात को समझते हैं। ज़रूरी नहीं ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा चेंज हो सकता है, आपको सिर्फ इसको समझना है। देखो, उसके बाद अगर बात की जाए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा दिमाग का यूज़ हो। तो वहाँ कहाँ पर होता है दिमाग का यूज़? जहाँ पर बच्चा प्रश्न पूछता है। तो जब हम दिमाग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बी का 1 हो गया। इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ होता है? इमोशनल कहाँ होता है? जहाँ पर हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर कहाँ है? द चाइल्ड फील्स हैप्पी, यहाँ पर बच्चा खुश महसूस करता है, ये क्या हो गया? सी का 3 हो गया। तो अगर यहाँ पर कहाँ पर है? ए का 4 है, बी का 1 है और सी का जो वो 3 है, तो डी का क्या होगा? डी का देखो, बच्चा चलना सीखता है, वॉकिंग करता है, ये तो फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर 3 इसका आंसर होता है। मेरा काम ये था कि आपको समझाना कि कैसे आप इनको मैच कर सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी आ गया था। यहाँ पर अभी ध्यान से देखो आपको समझना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ अ चाइल्ड लाइक इमेजिनेशन पावर, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू चाइल्ड्स। यानी कि बच्चे की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की जो हम डिसीजन लेते हैं वो क्षमता आदि बच्चे के डैश से संबंधित है। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट तो यहाँ पर नहीं हो सकता, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं, ये भी नहीं। जैसे कि बात करें तो मेंटल, जैसे कहते हैं मानसिक, मेंटल डेवलपमेंट ये हमारा एक काम का है। देखो, मेंटल डेवलपमेंट कहाँ रिलेटेड होता है? हमारे दिमाग से। तो यहाँ से ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये मेंटल डेवलपमेंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दर्शन और रीजनिंग, हिंदी में अगर मैं रीड करूं, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हो। देखो, ये बात नहीं है, हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। जैसे कि एक शिक्षिका, जैसे कि शिक्षक के अलावा शिक्षक अवस्था में छात्रों को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और अनुभूति से भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2 चीज़ें हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कथन और कारण दोनों सेम हो तो हम क्या कहते हैं कि दोनों ही सही है। हो सकता है कथन सही हो, कारण गलत हो, ऐसी चीज़ों को आपको समझना है। अदर्शन, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द सोशल इमोशनल नीड्स टू द स्टूडेंट्स इन अ एजुकेशनल स्टेप। इमोशंस प्ले अ सिग्निफाइंट रोल इन कोग्निशन, यानी कि इमोशन और कोग्निशन का इंटररिलेशन जो है वो होता है, यानी कि वो इंटररिलेटेड होते हैं, दिमाग और हमारी भावनाएं। इसका फर्स्ट आंसर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर ट्रू इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो, ये दोनों चीज़ें आपस में
इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर ए इसका फर्स्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक बात और आपको समझ लगनी चाहिए कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, सोशली हो, सभी आपस में रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। कौन सा लक्षण होता है, आँखों का रंग, बुद्धिमत्ता जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, या फिर मोरल डेवलपमेंट, या फिर सोशल स्किल्स। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो देखो इसका सिंपली आंसर फर्स्ट है, यहाँ पर आपको दिखा भी दिया जाएगा। क्योंकि देखो जो कलर ऑफ आई है, अगर आपके पिता के कलर जो है आई का कलर है वो ब्लू है, तो हो सकता है आपका भी हो। इंटेलिजेंस चेंज हो सकता है, वो स्कूल जाकर भी कर सकता है, और मोरल डेवलपमेंट भी उस पर ही निर्भर करता है। सोशल स्किल्स वो आगे जाकर सीख सकता है, तो ये हेरिडिटी नहीं होती। वैसे आंसर जो है वो सटीक यानी कि सही होना चाहिए, ऐसा जो कि आपको सही होना चाहिए, बस ये बात आप को याद रखनी है। फिर से आ गए कथन और कारक। कथन और कारक या फिर कथन और तर्क हो सकते हैं, ये दोनों मैच करने चाहिए। देखो अगर मैंने बात की है कि क्रिकेट खेलना अच्छा है, तो उसके बारे में दूसरी बात भी वही होनी चाहिए जो उससे रिलेट करे। ये नहीं मैंने कुछ और कह दिया, यहाँ पर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ तो दूसरी बात मैंने हॉकी की कर दी, दूसरी बात मैंने फुटबॉल की कर दी। देखो यहाँ पर मैं अगर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना, क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, 6 होती हैं, तो वहाँ पर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ तो वो क्रिकेट से रिलेटेड ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं फुटबॉल की बात कर दूँगा तो वो चेंज हो जाएगा, वो उसका जो अजिशन का रीज़न है वो गलत हो जाएगा। अब मेरी एग्जाम्पल ऐसी थी, आपको समझ आई तो अच्छी बात है। देखो अब इसको करते हैं सॉल्व। अगर बात करें तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि एक पारंपरिक भारतीय महिला की भूमिका घरेलू जो काम होते हैं उनके प्रति होती है, जैसे कि अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, अपना खाना बनाना और सफाई करना। ये चीज़ें ही सिर्फ वो करती है, ये कहा जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न तर्क क्या निकल के आता है कि कहते हैं कि रूढ़िबद्धता है, विशेषताओं और गतिविधि डोमेन है बारे में ये जो धारणाएं हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए उत्पन्न मानी जाती है। यानी कि जैसे कि अ ट्रेडिशनल इंडियन वुमन रोल इज़ टू बी चेंज ऑफ, जैसे कि अगर यहाँ पर भी वही चीज़ कही जा रही है कि हस्बैंड लुक आफ्टर चिल्ड्रन, कुकिंग, क्लीनिंग। अगर उसके बाद आ जाए जेंडर स्टीरियो, देखो जेंडर स्टीरियोटाइप, ये तो सही बात है कि ये चीज़ जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रही है कि जो सिर्फ खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, सफाई करना, ये चीज़ें औरतें करती हैं वो ही करेंगी, और ये चीज़ स्टीरियोटाइप आ जाती है। इसलिए वो बोथ ए एंड आर करेक्ट हो जाता है, ये दोनों ही सही है, क्योंकि ये बात जो कथन है उसका तर्क भी यही निकल के आ रहा है कि ये स्टीरियोटाइप है। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर, ये नोट को हमने रेड कलर में क्यों रखा है? आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी सही हो सकते हैं, 1, 2 और 3, 4 ये सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नोट दिया जाएगा जिसके लिए आपको गलत को ही टिक करना है। कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये कौन सी ऐसी जो यहाँ पर बताई गई लाइन है, चीज़ है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। तो हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सिखाने को बढ़ावा देता है। हाँ ठीक है, ये दिव्यांग बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी शिक्षा के व्यक्तिगत विकास तक की सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो कोई स्थिति या उत्पन्न नहीं होती। ये सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्यों है, देखो ये जो दूसरे हमारे जो क्वेश्चन हैं ये गलत कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमसे पूछा ही ऐसा चीज़ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो यही है कि लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सिखाने को बढ़ावा देता है, नहीं, ये सभी तरह के चीज़ें। इंक्लूसिव एजुकेशन ये है कि एक बच्चा जो स्वस्थ है और एक बच्चा जो दिव्यांग है
वो साथ में बैठकर स्टडी करते हैं। ये नहीं कि अलग से स्कूल बना दो, वहाँ पर अलग से बच्चों को पढ़ाने लगो, वहाँ पर सिर्फ दिव्यांग ही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। मिलकर एजुकेशन मिलकर इनको दी जाती है। 7th यहाँ पर हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। ये कौन सी बात सही है? देखो, मौजूदा माहौल को बदलना, जो माहौल अभी है उसको बदलना, और विभेदित अनुदेशन विद्यार्थियों का उपयोग किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो क्या कौन सी सही बात है? यहाँ पर दोनों ही सही बात है, बोथ ए एंड टू। कैसे? डिफरेंट, जैसे कि डिफरेंशिएटेड जो हमारे टीचिंग मेथड्स है बेस्ड ऑन यूज, ये यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़ किए भी जाने चाहिए। डिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएटेड होते हैं वो भेदी अनुदेशन, ये, और चेंजिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। अगर बुरा है तो उसे चेंज करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें सही हैं हमारे लिए। कथन और कारण। अब फिर से कथन और कारण, एक ऐसी भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी बात है, तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। आपको ये मेरा वादा है कि आप क्लियर करोगे सीटेट, वो भी बिना किसी टेंशन के, मज़े से आपको सॉल्व करोगे। अर्जन, जो अजर्शन है और रीजनिंग है, क्या कहते हैं? हैविंग अ डिवर्स यानी कि डिवाइस, यानी कि अगर हिंदी में देखो तो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध हो जाते हैं, यानी होते हैं। केवल विशिष्ट श्रवण जो विकलांगता और सीखने की विकलांगता वाले छात्रों को ही शामिल किए जाने का लाभ होता है। यानी कि समझते हैं, कभी कभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है ऐसी लैंग्वेज को मिक्स बोलना, इंग्लिश हिंदी को, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे डाइवर्सिटी होती है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फॉर वाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड्स इन्हेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल हेयरिंग, यानी कि जो विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। तो ये क्या हो सकता है? ये 3 हो सकता है, इज़ ट्रू बट आर इज़ फेल। देखो, ये बातें जो हमने की हैं ये मिलती नहीं हैं। देखो यहाँ पर कल्चरली, इकोनॉमिकली ऐसी चीज़ों का यहाँ पर बैकग्राउंड की बात की जा रही है, और यहाँ पर तो उल्टा ही कहा जा रहा है। जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो ये कहीं पर भी मिलते नहीं हैं। तो ये क्या होता है, जो फर्स्ट बात है वो सही है। बैकग्राउंड जो है वो कहीं कहीं पे कारण बनता है उनके चेंजिंग का, लेकिन ये चीज़ मैच नहीं ना करती। अ टीचर कैन फॉस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन बाय, एक शिक्षक बच्चों के रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। कैसे? डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन देम, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस बोथ ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पर जो बोथ ऑफ दिस का मतलब है ये कि उपयुक्त दोनों। देखो, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, उनको उसको कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए, वो आगे बढ़े, इसके लिए उसको कॉन्फिडेंस देना। उसके साथ ही गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस, अपॉर्चुनिटी देना उसको। ये दोनों ही बातें सही है और सही है, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी देना, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा है कि बच्चे को एक्टिव रखना है, तो ये यहाँ पर एक्टिव रखा जा रहा है दोनों में ही। तो ये बात दोनों ही सही हैं, बोथ ऑफ दिस। स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग, हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। A specific type of learning disability in which there is difficulty attaching meaning to sound groups that for words, sentence and stories is known as। एक विशिष्ट प्रकार की सिखाने की अक्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले जो समूहों से अर्थ जोड़ने में कठिनाई होती है कहलाती है। क्या होता है? डिसलेक्सिया हो सकता है,
लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, या विजुअल मोटर डिफ़िकल्टी। देखो अब आपके लिए एक नई चीज़ आ गई। देखो अगर आपने नहीं रीड किया तो आपको नोट्स रीड करने चाहिए हर बारी। ये मैं क्यों बोलता हूँ, देखो नोट्स रीड करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी कि ये क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, एलेक्सिया कितने ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद भी ये जो डिसऑर्डर हैं वो ख़त्म नहीं होते। मायोपिया आ जाता है, विजुअल इम्पैक्ट आ जाता है। देखो लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, देखो यहाँ पर बीमारी का जो बीमारी है उसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेस डिसऑर्डर। ये है, तो ये क्या होता है आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि क्षमता जिसमें शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले जो होते हैं समूहों में अर्थ जोड़ने में कठिनाई। देखो अगर आपके दिमाग में कोई बात आ रही है, आप उसको बता ही नहीं पा रहे, आप उसको जोड़ ही नहीं पा रहे किसी चीज़ से, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, समझने की बात है कि लैंग्वेज को प्रोसेस करने में, उसको बोलने में, समझने में कठिनाई हो रही है, तो ये वाली चीज़ वही हो जाती है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि सेकंड इसका क्वेश्चन है, उसका आंसर तो यही है ना। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कठिनाई होती है शब्द अर्थों को जोड़ने में, बताने में, और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगती है वैसे तो मेरे को। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी आ गया। ये देखो, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित लिखने में से कौन सी रणनीतियाँ प्रभावी हैं? Which of the following strategies are effective for successful implementation inclusion of students with learning disabilities? क्या हो सकती हैं? तो यहाँ पर इसको मैच करना है। देखो ये मैच करने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ज़्यादातर गलतियाँ इसमें ही करते हैं हम। यूज़ ऑफ मल्टीपल मीन्स ऑफ, जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, समाग्रमी के प्रतिनिधित्व के अनेक माध्यमों का प्रयोग, यानी कि मल्टीपल जो मीन्स रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको कंटेंट की तरह यूज़ करना। और प्रमोटिंग जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग एज पर नीड्स फॉर स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग आउटकम ओरिएंटेड गोल्स इंस्टेड ऑफ प्रोसेस oriented learning, setting up same standards for all students and ignoring the diversity in class। देखो ये चीज़ तो गलत हो जाती है। फोर्थ जो है वो ऑलरेडी गलत है। यहाँ पर डाइवर्सिटी को अगर बात करें तो ये चीज़, अगर आप डाइवर्सिटी को इग्नोर करते हो तो वो चीज़ गलत हो जाती है। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है थर्ड यहाँ पर कहाँ ये है, थर्ड में क्या बताया गया है? थर्ड में सिर्फ 1 और 2 ही सही है। वो कैसे, अब हमको बताते हैं। तो 1 और 2 कैसे सही है? यहाँ पर पहली बात तो 1 में ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं वो उसके सामने पेश करना। उसके बाद प्रमोट करना जो इंडिविजुअल जो चीज़ें हैं ना, इंडिविजुअल अब क्या होता है, जो भिन्नताएं होती हैं लोगों में, एक जो आदमी हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, 2 आदमी एक जैसे नहीं होते, उनमें अलग अलग किसी न किसी चीज़ पे डिफरेंस तो होगा। देखो तो प्लानिंग एज पर नीड्स टू फॉर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें छात्रों की अक्षमताओं नहीं, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत जो शिक्षक योजना को बढ़ावा देना और सामग्री के प्रतिनिधित्व अनेक माध्यम का उपयोग करना, ये दोनों चीज़ें एक्टिव हैं, ये चीज़ें दोनों सही हैं। तो इसका थर्ड हो जाता है। अब चिल्ड्रन इंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, स्कूलों में सीखने के प्रति बच्चों का जुड़ाव निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होता है? सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, पेयर्स रिलेशंस, कल्चर वैल्यूज़, सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रन। कैसे, अब कैसे हो सकता है? देखो समझते हैं। जहाँ पर थर्ड इसका आंसर है, तो जहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी चीज़ें प्रभाव करती हैं। देखो स्कूल में सीखने के प्रति बच्चों का जुड़ाव निम्नलिखित में से कारक प्रभावित करते हैं।
सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, फैमिली में रहकर भी वो प्रभावित होते हैं। तो पेयर रिलेशन में पेयर जो होते हैं ना, देखो जैसे हम ग्रुप स्टडी करते हैं उसमें भी अगर बात करें, वो भी कल्चर वैल्यूज़ भी ज़्यादातर प्रभावित करती हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको। तो सेल्फ स्टीम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो होती है जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं, स्वाभिमान कहते हैं, स्वाभिमान। तो इतनी गर्मी में बैठकर मेरे को ये करना पड़ रीड नहीं, वैसे गर्मी की बात नहीं है। देखो ज़्यादा बोल के मेरा जो आपके लिए, देखो अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो देखो ये जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ रही है जैसे कि पहले भी है, और अच्छी बात है। और आपके लिए भी है कि आपको ये अगर समझ में आ रहा है तो आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। व्हाट इज़ द एडवाइस इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटिंग ऑन द सेम आंसर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन। देखो ये बात है कि अगर लाइव वीडियो करेंगे ना तो वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा तो अकेले, जैसे कोई बात नहीं, वैसे तो अकेले बोलने में कोई ज़्यादा नहीं है। आप भी सुन रहे हो जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो पर आपसे कूल की बात करेंगे। इसके लिए आपको 50 से ऊपर सब्सक्राइब करने होंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को। सभी बच्चों से एक जैसे उत्तर पर जोर देने का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक जैसा उत्तर देना सभी, ये क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इट विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम लिसनिंग टू द चिल्ड्रन, इट विल स्टॉप चिल्ड्रन फॉर स्पीकिंग इन द क्लासरूम, इट विल hinder the growth of the child's own understanding and imagination, it will encourage children to copy from others। देखो सीधी सी बात है, सेकंड इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है। यहाँ पर बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा, ये बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगा। देखो अगर मैं कहता हूँ अपने जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में ये कहता हूँ कि सभी बच्चों से एक जैसी उत्तर पर जोर देने को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ एक जैसा ही उत्तर देना है, आपको अपनी कोई राय नहीं देनी, तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बोलने से रोक रहा हूँ। आपकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग, ओवन अंडरस्टैंडिंग है, उसको बोलने से रोक रहा हूँ। आप वही कॉपी करोगे, वही सेम चीज़ बोलोगे जो पहला बोल रहा था। आपकी कोई मर्ज़ी नहीं होगी, आपका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपके थॉट्स नहीं होंगे, तो ये प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों पर जोर देना चाहिए। देखो ये बच्चों को कक्षा में बोलने से रोकेगी, ये चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं आ जाती। आपके लिए सभी सही हो सकते हैं, ये जो हैं 1 2 3 4 ये सभी आपके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन बात ये यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। आपको ऐसा आंसर चाहिए जो सही बैठे। चेक करेंगे जो, वो सिर्फ सही को देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर इसका थर्ड यानी कि सेकंड नहीं, थर्ड कैसे हो जाता है। यहाँ पर देखो, यह बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। देखो ये सही बात है। जब बच्चा नहीं बोलेगा, जब बच्चा सेम बोलेगा, जैसी चीज़ उसके बोलने को कही गई है, अपनी ओवन जो थिंकिंग है वो नहीं आगे रखने के लिए कहेंगे, तो उनके जो अपनी समझ की कल्पना के विकास में उनका बाधा आ जाएगी। देखो जैसे कि इट विल हाइडर द ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है उसको हाइडर कर रहे हैं। चिल्ड्रन ओवर अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन, उसको हम कह रहे हैं कि तुम नहीं करो, तुम सिर्फ जो तुम्हें बोला जा रहा है वो बोलो, ये बात गलत है, तो ये प्रभाव पड़ेगा उन पर। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल चिल्ड्रन, यानी कि क्या प्रमोट करता है। देखो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जो थिंकिंग स्किल्स होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रमोट थिंकिंग स्किल्स, तो थिंकिंग स्किल किसको बढ़ावा देते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेस्ड। यार सीधी सी बात है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे, क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न जो हम पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछते हैं उसे कहा जाता है।
चूज ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप फॉलोइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर है इसका, तो कैसे हो सकता है A B C D E, तो ये तो सेम हो गया ना, A B C D और E, वो कैसे। डिफाइन द प्रॉब्लम, पहले हम समस्या को परिभाषित करना, उसे समझना, उसके बाद B आ जाता है जहाँ पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अभी मैं सोचने लगा हूँ क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्व, तो टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, अब परिकल्पना जो मैंने सोची है उसका मैं परीक्षण करूँगा, उस पर टेस्ट करूँगा। उसके बाद D आ जाता है जहाँ पर हम कहते हैं कि A B C, रुक जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ा, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर पहला A B और C D E है, A B C D ये सही है, A B और C। पहले फॉर्मुलेशन करूँगा, कल्पना का निष्कर्षण करूँगा, फिर उसके बाद ये सभी सही हैं। जैसे कि C पर थे हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस पे, D पर आएंगे जहाँ पर हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जैसे कि संरक्षण विश्लेषण संख्यक और मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारा जो E है वो फॉर्मूलेटिंग कैलकुलेशन निष्कर्ष तैयार करना। ये सभी चीज़ें A B C और D और E जो सेम थे। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका इस बार का CTET जो है वो क्लियर होकर ही रहेगा, कर ही रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को देखना पड़ेगा। मेरा भी नहीं मन करता था देखने को, लेकिन क्या करें, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको देखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।